बेल्जियन ये हो गया था। बैसिलस थुरिंजेसिस ये पूरा एक स्ट्रेन है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि PBR 322 इस तरीके के नाम आ रहे थे तो साइंटिस्ट का नाम आ गया, ठीक है, उसमें कौन सा प्लाज्मिड यूज हो रहा है। इकोलाई का जब आ रहा है तो अलग अलग टाइप में हम पूरा नेम और स्ट्रेन कहीं कहीं पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। A strain of Bacillus thuringiensis is widely used in as a larvicide against mosquito larva। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आ गया क्वेश्चन तो फिर आपको ध्यान में या नहीं आएगा कि ये क्या पूछा गया, क्योंकि बैसिलस बीटी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो कुछ इंपॉर्टेंट बीटीज के प्रोडक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इंसेक्ट के साथ साथ अब ये यहाँ पे मॉस्किटो लार्वा पे भी एक्ट कर रहा है, वेयर इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ मॉस्किटो कंट्रोल। क्लियर। जैसे अभी देखो तुम लोग मॉस्किटोज वगैरह के लिए जो भी रेपेलेंट यूज होते हैं, तुम लोग का तो नहीं पता, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा एलर्जिक हूँ। मुझे ना तुम्हारा ऑल आउट की स्मेल पसंद आती है, और वो तो जो कॉयल वाला होता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव, बचपन से मैंने वही देखा है, कॉयल। मेरे पापा वही जलाते थे रूम बंद करा देते, लेकिन मुझे काफी दूर रहना पड़ता था। मतलब उसके बाद 2-3 घंटे बाद ही मैं रूम में जाती थी, नहीं तो मेरा खांसते ही खांसते अजीब सा होता है, मुझे उस सब चीजों की स्मेल से प्रॉब्लम होती है। तो ये सब क्या हो गया, उसके साइड इफेक्ट है। मॉस्किटो तो को तो भगाना ही है, आप अपनी बच्ची को भी बीमार करो, तो आपको दोनों में बैलेंसिंग करने की जरूरत है। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से कर रहे हो तो बाकी उसके कोई इन्वायरमेंटल साइड इफेक्ट के चांसेस कम है जिस पे आपने वर्क कर लिया। लेकिन इन सब प्रोसेस के बेटा ड्रॉबैक्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो भी टेक्नोलॉजी आई है उनके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक। तो ये भी हमारा सबसे लास्ट पोर्शन में जब हम लोग एथिकल इश्यूज पढ़ेंगे वहां पे आएगा। नाउ पॉइंट्स है ट्रांसजेनिक क्रॉप किसको कह रहे हैं, सब आपको समझ में आ रहा होगा, जस्ट एक बार हम देख लेते हैं। अ ट्रांसजेनिक क्रॉप इज अ क्रॉप दैट कंटेन्स एंड एक्सप्रेस अ फॉरेन जीन। अब एक क्वेश्चन तुम लोग बहुत लोग गलत कर रहे हो, जब मैं बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ तो बैक्टीरिया होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करता है क्या? होस्ट मशीनरी से मतलब है क्या बैक्टीरिया का कुछ? बैक्टीरिया होस्ट के अंदर जाके ग्रो करता है, अपने को मल्टीप्लाई करता है, अपने को डिवाइड करता है। वायरस क्या करता है? होस्ट के जीनोम को कंट्रोल करता है। दोनों में डिफरेंस है। तब तो ये फाज फाज टारगेट हुए एनिमल्स में, प्लांट्स में, और बैक्टीरिया टारगेट हुआ सिर्फ प्लांट्स में। और हम प्रोडक्ट को, इंसुलिन को फॉर्म करना है तो इंसुलिन का जीन हम बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे हैं, ना कि बैक्टीरिया उठा के ह्यूमन के अंदर डाल रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड विद होस्ट, ये क्वेश्चन था एक, मैंने एमसीक्यूज में दिया था। तो इंटीग्रेटेड कैसे प्लाज्मिड की कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी? होस्ट इज डिफरेंट, डोनर इज डिफरेंट। टर्मिनोलॉजी को एकदम क्लियर रखो माइंड में। होस्ट की मशीनरी को बैक्टीरिया नहीं ट्रैप करता है, होस्ट की मशीनरी को वायरस ट्रैप करते हैं। बैक्टीरिया तो होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। बैक्टीरिया अपनी कॉपी बना लेगा, अपने को मल्टीप्लाई कर रहा है। फाज क्या करेगा? कोई भी वायरस है वो क्या करेगा? वो अपने रिलेवेंट होस्ट मशीनरी को पूरा ट्रैप कर लेगा, हाईजैक कर लेता है। वायरस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाईजैकिंग। वो हाईजैक कर लेगा, वो उसके जीनोम से अपना प्रोडक्ट बनवा लेगा। अपनी कैप्सिड का बना रहा है, जो जो कोरोना वायरस आज इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है एकदम पैंडेमिक में। इंडिया को तो छोड़ ही दो, मोर्टेलिटी रेट बहुत, भगवान की दुआ है यहाँ पे कि मोर्टेलिटी रेट कम है, अदरवाइज कैसा सिनेरियो होता वो तो इमेजिन करके भी डर ही लगता है। अगर जस्ट अमेरिका का यहाँ पे 20% भी अफेक्ट होता ना, तो भाई पूरी पॉपुलेशन का आधा तो ऐसे ही खत्म हो जाना था बहुत आराम से। तो कोरोना हमारे यहाँ हम लोग खेल कूद रहे हैं, माइल्ड है, ये वो कर रहे हैं, बट कोरोना देखना अभी जब एनालिसिस होगी ना, जहां तक मुझे है ये टॉप पे आ जाएगा, टॉप 1-2 वायरस में आ जाएगा। अब तक का सबसे हार्मफुल वायरस को अगर देखा जाए जो स्ट्रेन आई है, उसमें ये टॉप 1-2 में जाएगा, टॉप पे आएगा। तो मीन्स वहां पे क्या है, क्योंकि उनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, वो होस्ट के अंदर गए, होस्ट के जीनोम को ही हाईजैक कर लिया। जस्ट प्लेन अगर हाईजैक होता है, प्लेन में अगर पायलट है, अभी एक मूवी आई थी ना, कौन सी यार, निर्जा, सोनम कपूर थी उसमें, उसमें उसने क्या किया था, पायलट को स्केप करा दिया था। सबसे पहले तो अच्छा काम वही किया था, जो कॉकपिट होता है वहां से पायलट निकल गए थे। अब वो पायलट ही निकल गए तो आप प्लेन को हाईजैक करो, आपके पास अब उड़ा तो पाओगे नहीं तुम। हाईजैकर अंदर या तो उधम मचाएंगे, मारेंगे किसी को, यही कर सकते हैं, पायलट का डिमांड करेंगे। तो डीएनए, डीएनए इज अ पायलट,
ठीक है, और सेल क्या हो गई, पूरे प्लेन हो गया। तो उसको हाईजेक करता है वायरस, बैक्टीरिया हाईजेक नहीं करता है। बैक्टीरिया वहां जाके आराम से अपना सीट लेगा एक, और अपने को मल्टीप्लाई करेगा, खुद काम करेगा। इसीलिए तो वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आपको ये आएगा कि प्लाज्मिड का मोड ऑफ एक्शन कैसा है, तो प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म होके होस्ट सेल में डिवाइड कर रहा है, ना कि वो इंटीग्रेट कर रहा है। होस्ट सेल में कहेगा कि होस्ट सेल में इंटीग्रेट तो ठीक है, जीन में इंटीग्रेट, जीनोम में इंटीग्रेट तो ये नहीं होगा। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को ना? ठीक, एक्सप्रेस अ फॉरेन जीन। ट्रांसजेनिक क्रॉप इज अ क्रॉप दैट कंटेन, ट्रांसजेनिक मींस जीन का ट्रांसफर, कहाँ से, एक्सटर्नल फॉरेन जीन आया है उसके अंदर, ठीक है, एक एक्सटर्नल पार्ट से जीन आ गया, वो अपने को एक्सप्रेस कर रहा है। दिस फॉरेन जीन इज नोन एज ट्रांसजीन, दैट्स व्हाई दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक क्रॉप, also known as genetically modified crop, GMC, GM crop भी होगा तो भी यही मीनिंग होगा बेटा। The technique used for the production of transgenic crop offers the following two advantages. Any foreign gene can be used for transfer, ये कहने की बात है, मतलब हम एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जेनेटिक कोड, लेकिन ये सब में सक्सेस थोड़ी ना हो जा रहा है, नहीं तो सब कुछ मिल जाता है। जो चेंज इन जीनोटाइप कैन बी कंट्रोल्ड इन वेल डिफाइंड मैनर बिकॉज ओनली ट्रांसजीन इज एडेड इन क्रॉप जीनोम। ये आपको जो हमने शुरू में हाइब्रिड वाला दिया था इन कैरेक्टर में, कैरेक्टर में मैंने, वीडियो ऑन है, कैरेक्टर में हमने डिफाइनिंग कैरेक्टर दी थी बेटा, कि हाइब्रिड जब हम लोग बनाते हैं तो हाइब्रिड में हम पूरे दो जीनोम को मिक्स कराते हैं, दो जीनोम को मिक्स कराते हैं और हाइब्रिड फॉर्म होता है। तो वहां पे आपके डिजायर्ड कैरेक्टर भी जा रहे हैं, अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी जाते हैं। लेकिन जब आप ट्रांसजेनिक क्रॉप बना रहे हो या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बना रहे हो तो सिर्फ आप डिजायर्ड कैरेक्टर को इंटीग्रेट कर रहे हो, अनडिजायर्ड कुछ भी नहीं आएगा उसमें। एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज, इन कंट्रास्ट द ब्रीडिंग एक्टिविटीज हैव फॉलोइंग डिसएडवांटेज। देखो ब्रीडिंग से उसको हाइब्रिड वाला टेक्नोलॉजी उससे एक कंपेयर किया गया। कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दोज जीन विच आर प्रेजेंट इन सच स्पीसीज, सेवरल ट्रेट्स आर इंसर्टेड इन द जीनोटाइप अलोंग विद द डिजायर्ड कैरेक्टर ड्यू टू गैमेट। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। सेवरल ट्रेट हम इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि हाइब्रिड में आपको पूरा का पूरा जीनोम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे आप इस तरीके के ऑप्शन यूज नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिटिंग रह गई है तो इसको एडिट करके दोपहर के बाद तक, क्लास के बाद 11th के एडिट करके तब तुम्हें सेंड करूंगी। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेती हूँ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का। यहाँ कोई दिक्कत, बीटी कॉटन में किसी को कोई दिक्कत? जो मैंने 4 ऑब्जेक्टिव बताए तुम्हें, मेन ऑब्जेक्टिव की ट्रांसजीन क्यों हम बना रहे हैं, या तो कोई इंपॉर्टेंट डिजायर्ड प्रोटीन को हमें फॉर्म कराना है इसलिए हमने ट्रांसजीन बना दिया, या तो कोई फिनोटाइपिक चेंज करना है इसलिए हमने बना दिया, या तो हमें किसी जीन को इंटरफेरेंस करके जीन साइलेंसिंग करनी है, उस जीन का एक्सप्रेशन रोकना है तो हमने ट्रांसजेनिक यूज कर लिया, या तो हम किसी मेटाबॉलिक पाथवे को मॉडिफाई कर रहे हैं, स्विच ऑफ तरीके से ही समझ लो उसको, उस मॉडिफाइड कर देंगे उसको, तो भी हमने ट्रांसजीन बना लिया। ठीक है, एक प्रॉपर जो नेचुरल मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है उसको इंटरप्ट कर दिया। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? हैवी तो नहीं हो रहा? क्या मैं कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बढ़ा रही हूँ? रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो, क्या समझू मैं, तुम लोग को इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? कशिश मैथिली दो ही पढ़ रहे हैं क्या? बीटी कॉटन में कोई डाउट? कौन कौन है पहले चलो देख। श्रद्धेश, अनुष्का, दिव्या, कौशिक, मैथिली, मृणाल, नंदिनी, प्रथमेश। प्रथमेश तुम बेटा क्लास में रहते नहीं, ऑफलाइन सब कवर हो रहा है ना? क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करो मुझे। प्रथमेश कंटेंट कवर है। सरोज, सेजल, स्नेहा, वैदेही, खुशी, मृणाल, सबको समझ में आ रहा है? बीटी कॉटन में कोई डाउट?
फ्लो चार्ट को बना लोगे, प्रोसेस को ध्यान में रखोगे, इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गया, इसमें तुम्हारी कॉटन इन्वॉल्व हो गई, मतलब प्लांट इन्वॉल्व हो गया, और इसमें उस पर अटैक करने वाला इंसेक्ट इन्वॉल्व हो गया। इंसेक्ट को हमें टारगेट करना था, टारगेट करने के लिए या तो हम बैक्टीरिया के स्पोर यूज कर लें, बैक्टीरिया में वो प्रॉपर्टी है जो इंसेक्ट को टारगेट करे, उस बैक्टीरिया से इंसेक्ट की डेथ हो रही थी, ये सब बैकग्राउंड में चल रहा था। अब बैक्टीरिया उस इंसेक्ट को कैसे डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उस चीज को स्टडी किया गया, वहां से उस जीन को निकाला गया, उस पर्टिकुलर प्लांट में इंसर्ट कर दिया गया, ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया गया। ट्रांसजेनिक प्लांट बनते ही अब उस प्लांट के अंदर ही वो बैक्टीरिया वाली प्रॉपर्टी आ गई, वो इंसेक्ट को टारगेट कर सकता है। फिर इंसेक्ट ने जैसे उसको फीड किया, उस पर अटैक किया, उसके फीडिंग, उसके फूड की तरह वो उसके अंदर गया, और वो जीन भी गया, सारे जाएंगे उसके कंटेंट, वो जीन तो चलो छोड़ो, स्पोर गया, ठीक है, और वहां पे जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था प्रोटॉक्सिन वो गया, वो सब वहां पे कन्वर्ट हो गया। स्पोर भी कन्वर्ट हो सकता है, जीन भी कन्वर्ट, प्रोटॉक्सिन भी कन्वर्ट हो सकता है। उसने वहां क्या किया, अपना एक्टिव फॉर्म बना लिया। एक्टिव फॉर्म में आते ही उसने परफोरेशन स्टार्ट कर दिया। परफोरेशन कहाँ होगा, मिड गट की एपिथेलियम लेयर पे। मिड ईयर की एपिथेलियम लेयर पे परफोरेशन हुआ तो वहां पे सेल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगी, सेल लाइसिस हो जाएगी। इन सारे के रिजल्टेंट वो पेस्ट जो होगा वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम उसकी, अब वो पैरालिसिस में उसको एम्स में एडमिट कर लिया जाए तो अलग बात है, एम्स में तो वो एडमिट नहीं होगा, तो थोड़ी देर में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इतना सा फिनोमिना है। इसमें हमारा बेनिफिट क्या हो गया कि हमारे जो इको फ्रेंडली इंसेक्ट थे वो बच गए, हमारा जो पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट था वो सब बच गया, उन सब चीजों पे हमने वर्क कर लिया। इज इट क्लियर? क्योंकि मैम इतनी सी चीज पढ़ा नहीं थी, पता नहीं क्या पढ़ाया जा रही हो तब से, ऐसे ही पढ़ा दिया करो। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा आरएनए इंटरफेरेंस का सुन लो। आरएनए इंटरफेर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पहले तो हम आरएनए इंटरफेरेंस बात नहीं करते हैं क्योंकि आपके लिए नई चीज हो जाएगी, एंड मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने एमटेक सेकेंड ईयर में उठाया था अपने एज अ प्रोजेक्ट, बट जितने महान हमारे टीचर लोग उनकी वजह से हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो पीएचडी में मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन एमटेक में किया था, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बेटा जो अभी 2006 में इन्वेंट हुई है, ठीक, बहुत नई टेक्नोलॉजी थी। और एमटेक में मैं कब थी, 2013 में थी। तो उस टाइम तक बहुत ज़्यादा ना डेटा मिलता है ना सोर्सेज मिलते हैं। इनफैक्ट अभी मैं देख रही हूँ ना, जो इस ड्यूरेशन में मैंने स्टडी की, काफ़ी ज़्यादा डेटा आ चुके हैं। मतलब हमारे देश का तो क्या ही बोले, बाकी देशों में बहुत वर्क हो रहा है और बहुत डेटा, मतलब जो उस वक्त मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, अगर मेरी देखो, मेरी गाइड पूरी प्योर मैथमेटिशियन है, गोल्ड मेडलिस्ट मैथमेटिशियन, उनके अंडर में मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से पीएचडी कर रही थी। अब तुम समझ सकते हो मेरी कंडीशन कैसी होगी। मेरी गाइड को उतना ही पता है मेरी थीसिस के बारे में जितना मैंने उनको बता रखा है, ठीक। तो पैनल में दूसरे लोग आ जाते थे, वो प्रॉब्लम है, बट अपनी खुद की गाइड से कोई प्रॉब्लम नहीं रही है मुझे। शी इज वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ नेचर, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। बस मेरा ओपन हैंड था कि मैं जो चाहूँ वो स्टडी करूँ, जो चाहूँ वो करूँ, ये हम लोगों को वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड थी। लेकिन चाहूँ मैं ये नहीं था कि हम कहीं और चले जाएं, जैसे जस्ट सपोज वो किसी फंड से मुझे किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में भेज देती है 1 महीने के लिए जहाँ ये टेक्निक यूज हो रही है, तो वो सब हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होता, वो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि अभी तक तुम लोग जो आरएनए के बारे में जानते हो वो यही है कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इतने से आरएनए होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे आरएनए हैं जिनको आप आज की डेट में ड्रग डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। उसी में से तुम्हारा एक siRNA होता है, एक miRNA होता है, एक तुम्हारा राइबो स्विच होता है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे आरएनए के सेगमेंट हैं जिनकी एक्टिविटी पे आप फोकस करके ड्रग डिजाइन कर सकते हो। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लिया गया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए आई को लिया गया है, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैं कौन से प्रोसेस की बात कर सकती हूँ यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन की करूंगी, ट्रांसलेशन की करूंगी, या ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन के बीच में कहाँ पे बातें करूंगी।
ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन के बाद की और ट्रांसलेशन के पहले की कहीं मैकेनिज्म में बात करूंगी, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करके अगर आप कोई ट्रांसजीन क्रिएट करने जा रहे हैं तो उस ट्रांसजीन से आप क्या कर सकते हो, इस आरएनए का जो एमआरएनए आ रहा है उसके एक्सप्रेशन में आरएनए आई को भेज दिया, आरएनए इंटरफेरेंस कर गया, ठीक, और ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वो वाली स्टोरी याद है, डीएनए इज बॉस, एमआरएनए इज सेक्रेटरी। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को देगा, सेक्रेटरी बाहर आएगी, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ मिलके वो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके प्रोटीन बना देगी, सिंपल सा। अब डीएनए कुछ तो भेज रहा है एमआरएनए के साथ, उसको बाहर आने से पहले ही आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस हो जा रही है, उसमें एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, डाइसर प्रोटीन, ये सब कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सब इन्वॉल्व होके उसको राइबोसोम तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। जस्ट आप ऐसे समझो कि कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अभी चाइना के बॉर्डर से पहुंच रही है, कोई आ रहा है, उसको आने ही नहीं दिया गया, बीच में ही किसी ने उसको मार दिया। तो वो एक्सप्रेशन क्या हुआ बेटा, जीन साइलेंसिंग। फंडा समझ में आया क्या पढ़ाने जा रही हूँ मैं? एक आरएनए की एक डीएनए की इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए में आई, एमआरएनए की वो इंफॉर्मेशन बाहर आके अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई, इस बीच में एक मैकेनिज्म होगी, वो मैकेनिज्म हमें पढ़नी है, ठीक। तो हम कर क्या रहे हैं, जीन साइलेंसिंग, हम उस जीन के एक्सप्रेशन को साइलेंट कर दिए। इज इट क्लियर? फंडा क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि ये आरएनए इंटरफेरेंस बना रहा होगा, ठीक। उसको हमने वेक्टर की तरह यूज कर लिया। वेक्टर के बाद हमने उसमें क्या कर दिया, अब एक प्लांट है जिसको हमें पेस्ट से रेजिस्टेंट कराना है, इसका मतलब उस प्लांट पे कोई अटैकर होगा, इंसेक्ट की जगह यहाँ क्या है, निमाटोड होगा। निमेटोड किस क्या है बता दो तो फटाफट, निमेटोड की प्रॉपर्टी बताओ। एसिलोमेट, बायलैटरल, डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, जरा फटाफट बताओ तो देखो कितने पॉइंट बता सकते हो निमेटोड से रिलेटेड, फटाफट बताओ। यहीं पे लेक्चर ओवर कर देंगे और इसी इंफॉर्मेशन को हम मॉडिफाइड करके आज रात में एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे। और देखो यहाँ तक के नोट्स मैंने भेजे हुए हैं, तो आज कोई अभी नोट्स नहीं भेज रही तुम लोग को। ये 2-3 इमेज मैंने नए डाले थे, इस इमेज से तो अपने को कोई मतलब नहीं है, सीनरी दिख रही है इसमें, अपने को मतलब ये वाले इमेज और इससे है, ये मैं तुम्हें ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक। तो आज मैं कोई नोट्स अभी नहीं डाल रही हूँ, जस्ट ये आरएनए इंटरफेरेंस के नोट्स को पूरा कंप्लीट करके और एक्सप्लेन करके तुम लोग को नोट्स रात में डाल दूंगी और वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, तो आप कल के लिए अपना यही वर्क रखोगे। एसिलोमेट, फ्लैट बॉडी, फ्लैट वर्म्स, सीडोसिलोम, निमेटोड में कितने स्पीसीज थे? और तुम्हें पता है आरएनए इंटरफेरेंस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, इसलिए भी ये बहुत अट्रैक्टिव है डिस्कवरी, और इसकी मैकेनिज्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें डबल आरएनए का फॉर्मेशन, उसका डाइसर प्रोटीन से कटिंग, वो सारी चीजें आएंगी। बताओ बताओ फटाफट बताओ। एसिलोमेट, फ्लैट बॉडी, फ्लैट वर्म्स, सीडोसिलोम, सीडोसिलोम तो एक ही है अनुष्का, सीडोस्लोम कौन है पूरे किंगडम में? एस्केलमेंथीज, राउंड वर्म। निमेटोड बेटा छोटा सा फाइलम था, उसको आज रिवाइज कर लेना तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आएंगे उसका, क्योंकि यहाँ पे अगेन गट पे अटैक करना है, ठीक है। कोई भी फूड कोई अटैक कर रहा है तो उसमें क्या होगा,
निमेटोड के केस में तुम्हारा इंजेक्शन होगा, फिर से ये एनिमल है, इंजेस्टिव मोड का होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा, तो इंजेक्शन करेगा। और क्योंकि ये निमेटोडा है तो ऑलमोस्ट ये पैरासिटिक होगा या फ्री लिविंग भी होता है, पैरासिटिक भी होता है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो पैरासिटिक का ऑब्वियसली बात करेंगे। तो ये यहाँ पे कैसा लेगा, ये ऐसा चीज लेगा जो फास्ट एसिमिलेट हो जाए उसके अंदर, ऐसे फूड अटैक करेगा, ऐसे प्रोसेस चलेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना निमेटोडा के कैरेक्टरिस्टिक तुम लोग। जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये रहेगा बेटा कि आपको एक प्लांट सेल है, उसके अंदर की डबल आरएनए की मैकेनिज्म बनानी है। डीएस आरएनए जो यूकैरियोट्स में होता है, डीएस आरएनए इज लाइक एंटीजन। आप इसको ऐसे समझो कि डबल आरएनए अगर हमारी बॉडी में बना या किसी भी यूकैरियोट में बना तो उसको हम लोग एंटीजन की तरह एक्ट करेंगे। अब एंटीजन नहीं है ये मत बोल देना कार्बोहाइड्रेट है, मैं ये बोल रही हूँ ये फॉरेन, ये हमारे एनिमी की तरह हो गया। चलो एनिमी लिख देती हूँ मैं, ठीक है, एनिमी की तरह एक्ट करेंगे। और इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है डाइसर, डाइसर तुरंत इस डबल आरएनए पे अटैक करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और छोटे छोटे ये जो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ठीक है, एसआई आरएनए। एसआई आरएनए को इसके अंदर अब प्रेजेंट है, इसके सेल में, प्लांट में। अब ये निमेटोडा अटैक करेगा तो ये इसके अंदर एसआई आरएनए जाएगा, फिर से एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, आरआईएससी बोलते हैं उसको। ठीक है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज मल्टीपल प्रोटीन, मतलब कई सारे प्रोटीन इनमें इन्वॉल्व होंगे। और ये यहाँ पे एक जैसे होता है ना कि इंफॉर्मेशन, अब ये जो फ्रेगमेंट है ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, और इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो टारगेटेड जो निमेटोड आ रहा है उससे जैसे ही एमआरएनए बनेगा जो कि इसमें प्रोटीन एक्सप्रेस करके इसको हार्म करना था, वो यहीं पे इसमें अटैक होने लगेगा, वो एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट होगा और उसको ब्रेक डाउन बार 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 बार। और दिस इज अ काइंड ऑफ चेन रिएक्शन। तो इन सब पे लेक्चर में आज बना दूंगी, आप उसमें मेरे से लाइव इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आप ये मेथड समझ लो। चेन रिएक्शन चलेगा, और ये तब तक चेन रिएक्शन चलेगा इस प्लांट सेल के अंदर, निमेटोड तो अंदर है ना प्लांट बॉडी में, ये तब तक यहाँ पे रिएक्शन चलेगा जब तक इसका एमआरएनए का फॉर्मेशन रुक नहीं जाएगा। क्लियर? तो आपको हमेशा क्या बनता रहेगा निमेटोड में, डबल 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 डबल। वो क्या हुआ, वो एमआरएनए बार बार निकल रहा है, निमेटोड बार बार उसको बना रहा है, लेकिन वो प्लांट में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहीं खत्म कर दिया जा रहा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ जीन साइलेंसिंग। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, कैसे मैकेनिज्म होती है, सब मैं आज के लेक्चर में आपको रिकॉर्ड कर दूंगी। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है बेटा, एक पेस्ट है, अगेन पेस्ट क्या है, यहाँ पे निमेटोड है, और एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज कर रहे हैं हम, वहां पे स्पेसिफिक जीन डालेंगे जिसको आरएनए, जो एक एमआरएनए पेस्ट का है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को फॉर्म करेगा तो वो डबल स्ट्रैंड की तरह वो जाके उसके पास कैपेसिटी होगी कि वो बाइंड कर दे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग। इस पे रहेगा आपका नेक्स्ट लेक्चर, और अच्छे से इसको पढ़ लेना। कोई डाउट होगा तो कल इससे रिलेटेड भी बातें करेंगे, और वैसे मैं डिटेल में ही लेक्चर बनाऊंगी, 40-45 मिनट का लेक्चर रहेगा, उसमें आपको ये पूरा टॉपिक कवर रहेगा। कोई डाउट अभी तक का, कोई प्रॉब्लम? निमेटोड रिवाइज करोगे, ये होमवर्क है आज का, निमेटोडा रिवाइज कर लोगे पूरा। ठीक, एंड कर रहे हैं लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।